मौजूदा हालात ऐसे हैं कि माननीय बहन जी ने मानवर काशीराम के जो आदर्श थे, जो विचार थे, जो माइनॉरिटी और बैकवर्ड लेके चलते थे, उसको भूल चुकी हैं और इस वक्त पैसा के उगाही में लगी हैं। आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिसने मिट्टी को छुआ है, सोना हुआ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ मुस्तफा सिद्दीकी की, जो कि 2 बार सुराहों के विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी के और वर्तमान में इस समय प्रतापपुर विधानसभा के विधायक हैं। आज 2022 का चुनाव नज़दीक है, उससे पहले ये अटकलें लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों के जहन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुस्तफा सिद्दीकी क्या समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। इसके विषय में मैं पूरी जानकारी लूँगा। आज सत्य लाइव टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे खुद हमारे बीच में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐसा है कि हम 25 साल बहुजन समाज पार्टी में थे और बहुजन समाज पार्टी में हम 3 बार विधायक भी बने, लेकिन इस समय मौजूदा हालात ऐसे हैं कि माननीय बहन जी ने मानवर काशीराम के जो आदर्श थे, जो विचार थे, जो माइनॉरिटी और बैकवर्ड लेके चलते थे, उसको भूल चुकी हैं और इस वक्त पैसा के उगाही में लगी हैं। इस वजह से मजबूरन हम लोग 6 विधायक एक साथ माननीय बहन जी से मिले और उनको बताया, उन्होंने हमको निलंबित कर दिया। तब से हम लोग अभी घर ही पे शांत बैठे हैं। अब लोग बहुत से कह रहे हैं कि आप कांग्रेस में जा रहे हैं, कि सपा में जा रहे हैं, किस पार्टी में जा रहे हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 1 हफ्ते के अंदर हम लोग जिस पार्टी में जाना होगा चले जाएंगे, चूँकि मिशन 2022 में चुनाव होने वाला है और हम लोग किसी न किसी पार्टी में जाना है। तो इतना ही अभी आपसे मैं बता सकता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर ये हम लोग निर्णय ले लेंगे। 6 विधायक एक साथ जहाँ जाना होगा आपको हम बता देंगे। लोगों के मन में एक सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी अपने मूल, अपने उद्देश्यों से भटक चुकी है, अब उसे हम बिजनेस समाज पार्टी कहें। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। पूरा का पूरा भूल चुकी हैं माननीय बहन जी। और मानवर काशीराम के जो विचार थे गरीबों से के साथ, हम उनसे मिले थे एक बार जब पहली बार जीते थे, तो उन्होंने कहा था कि हमको एक नसीहत दिया था कि बेटा तुम अभी नौजवान हो और तुम अभी कई बार विधायक बनोगे, इसलिए तुम हमेशा गरीब मजलूमों की मदद करना। आज कोई गरीब, चाहे जिस कम्युनिटी का हो, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट का हो, चाहे बैकवर्ड हो, लेकिन माननीय बहन जी से बिना पैसा दिए नहीं मिल सकता और बेचारा उतरस्ता रह जाता है। तो जब नेता किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, तो उस पार्टी में लोग कैसे रहेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे अपना काम कराएंगे। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के हम लोगों ने बहन जी से मिले थे, लेकिन माननीय बहन जी ने बजाय ये कि उस बात पे कुछ सोचती हैं, विचार करती हैं, हम 6 विधायक एक साथ निलंबित कर दिया। इसके वजह से हम लोग अभी किसी पार्टी में नहीं हैं। आज ही तो हम बहुजन समाज पार्टी के ही विधायक हैं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर हम लोग कोई न कोई निर्णय लेकर के किसी न किसी पार्टी में अवश्य शामिल हो जाएंगे। पिछले दिन मायावती ने कहा था कि मुख्तार अंसारी अपराधी हैं, पिछले चुनाव में कहती थी गरीबों के मसीहा हैं, तो ये पलटनियाँ कैसे मार रही हैं? माननीय बहन जी कब क्या कहेंगे, कब क्या बताएंगे, उसके बारे में कोई नहीं बता सकता। माननीय बहन जी कब किसको टिकट देंगे, कब उसका टिकट काटेंगी, कब कौन सी बात कहती हैं, कौन बात नहीं कहती हैं, इसके बारे में कोई आदमी बता नहीं सकता। इसलिए माननीय बहन जी के बात पे बहुत ज़्यादा विश्वास करना सही नहीं है। आज ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई मजबूत विपक्ष है तो कौन है? आज अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के कोई मुकाबला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो आदर्श हैं, जो विचार हैं, जो लोहिया विचार के ताल्लुक़ रखते हैं और जिन्होंने हमेशा सबको बराबर सम्मान देने का काम किया है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा गरीबों की मदद भी किया है और आज भी मदद करते रहते हैं। उनके विचार अच्छे हैं, इसलिए आज पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश जो है आज उन्हीं की तरफ देख रहा है और सारे गरीब और जितने भी बैकवर्ड पीछे वर्ग जितने भी लोग हैं सभी उन्हीं की तरफ आस लगाए बैठे हैं। इसलिए अगर भाजपा कोई मुकाबला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आज हम समाजवादी पार्टी की जब बात कर रहे हैं, इस तरह से आपका आरोप है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर? ऐसा है कि हम 3 बार से विधायक थे, लेकिन पिछले 10 साल जो हम लोग विधायक थे उसमें माननीय बहन जी पूरी तरीके से मानवर काशीराम के विचारों को रखती थी और उन्हीं के हिसाब से काम करती थी। हम लोगों का भी काफ़ी सम्मान हुआ था। लेकिन इधर जब से 2017 हम लोग जीते हैं, इसमें एक बैक माननीय बहन जी एकदम पूरा बदल चुकी हैं और
कि आज यही कारण है कि जो विधानमंडल दल के नेता, जिसको बहुत विश्वासपात कहना चाहिए, लालजी वर्मा जी, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, राम अचार राज भी, और बड़े बड़े नेता जितने भी माननीय इंजी सरोजी कई विभाग के मंत्री थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कई विभाग के मंत्री थे, ऐसे लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है। और जितने फाउंडर मेंबर थे, करीब करीब आज बहुजन समाज पार्टी में कोई नहीं बचा है। तो हम लोग तो बहुत छोटे नेता थे, हम लोगों के तो कोई पद मंत्री कुछ बने नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोग आस्था लगाए बैठे थे। लेकिन इधर जो उन्होंने रवैया रहा 2017 के बाद, जिसमें 2017 के बाद ही सभी लोगों ने छोड़ा। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक कर्मठ नेता थे, दिन भर बहुजन समाज पार्टी की बात बताया करते थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया। तो बहुत से लोगों ने पार्टी छोड़ा। यही नहीं कि खाली अल्पसंख्यक ने छोड़ा या बैकवर्ड ने छोड़ा, उनके ही समाज के लोग, अब उनके समाज के लोग हमारे सांसद थे त्रिभुवन दत्त जी, जो चमार बिरादरी के थे, उन्होंने छोड़ दिया साथ। जुगल किशोर जी सांसद थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया। कमला का इलाहाबाद के हमारे कमलाकांत गौतम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया। गंगाराम अंबेडकर जो उनके ओवैसी था, उसने उनका साथ छोड़ दिया। तो उनके ही समाज के बहुत से बड़े बड़े नेता ने उनका साथ छोड़ दिया है। लेकिन आज जो है माननीय बहन जी पूरी तरीके से अपने विचार को, मानवर काशीराम जी के विचारों को भूल चुकी हैं। ऐसा कहीं तो नहीं है कि 4.5 साल मायावती बिल्कुल राजनीति से दूर रहती, निष्क्रिय रहती हैं, जिस तरह से जनता के बीच में होना चाहिए, जो प्रोटेस्ट आंदोलन मुद्दों को लेकर होने चाहिए, शायद मायावती के नहीं रहे। शायद इसी के कारण नेताओं का मोह भंग हो गया है। माननीय बहन जी तो हमेशा जनता से दूर रही हैं, खाली एक मीटिंग कराती थी, जाती आती थी। लेकिन इधर 2017 बाद तो बिल्कुल पूरी तरीके से उन्होंने जनता से मिलना बंद कर दिया। खाली जो लोग उनसे मिलने आते थे, उनको जो है धन उगाही के काम पे माननीय बहन जी लगी थी, वही कर रही थी। बाकी अब उनका कोई पार्टी से जैसे देखने में लगता है कि कोई उनका बहुत ज़्यादा उसमें विचार नहीं रह गया है। तो आपकी तैयारी कहाँ से अभी चल रही है फिलहाल? अभी तैयारी तो 1 हफ्ते बाद हमने आज बताया कि आपको हम बता देंगे कहाँ जाना है। विधानसभा, अभी आप प्रतापपुर विधानसभा के विधायक है, तो क्या आप प्रतापपुर से ही चुनाव लड़ेंगे या फिर कहीं और दूसरी जगह से? ऐसा है कि जो लोग सोच रहे हैं हमने काम किया, तो हमने अपने हिसाब से कुछ काम नहीं किया। हम सोराम 10 साथ हैं, वहाँ हमने काम किया, वहाँ काम बोलता है या देखिए। लेकिन यहाँ जितना काम हमको करना चाहिए था वो काम हम नहीं कर पाए, चूँकि इस वक्त जो मौजूदा सरकार है वो भेदभाव की सरकार करती है। उसने सदन के अंदर 5 करोड़ देने का वादा किया, नहीं दिया। हम लोगों ने दौड़ते रहे, तो उसके बाद ये हुआ कि हमारे सांसद लिखा के ले गए इनके भाजपा के, उसके बाद भी नहीं दिया। अभी पिछले सदन में उन्होंने कहा त्वरित योजना में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोदी हम देंगे हर विधायक, सारे अपने विधायकों को दिया। केवल मात्र हम 2 विधायक ऐसे थे, हम हंडिया, जिसको उन्होंने नहीं दिया। पिछले साल का जो हमारा निधि था 3-3.5 करोड़, वो भी उन्होंने कोरोना के नाम पे नहीं दिया। तो इस तरीके से 12-14 करोड़ जो हमारा चला, जो हम काम करते क्षेत्र में वो नहीं कर पाए। जितना कम से कम हज़ारों लेटर हमने रिसीव करवाए यहाँ के सड़कों के बारे में, अस्पताल के बारे में, स्कूल के बारे में, वो सब हमारे पास रखा हुआ है। तो हमने कई बार संसद में, असेंबली के अंदर हमने क्वेश्चन भी लगाया और कई बार हमने याचिका प्रस्तुत की। आपके उतराव वाली हमने सड़क किया कि वहाँ की सड़क बननी चाहिए, वहाँ एक यूनानी हॉस्पिटल बनना चाहिए। सारे हमने ये मतलब नियम 351 में हमने लगाया और सब एक्सेप्ट भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो नारे में क्या सच्चाई है? आप जिस तरह से भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं कि आपके क्षेत्र में काम नहीं किया, तो इसका, इस नारे का क्या मतलब समझा जाए? सबका साथ सबका विकास नारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब यही है कि सब अपने सारे विधायकों को उन्होंने दिया पैसा। तो आप अगर सबका साथ सबका विकास, तो जो बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक थे उनको भी देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। अब इसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं उनके बारे में? तो अभी जिस तरह से देश में, प्रदेश के अंदर मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? जिस तरह से आज बढ़ती महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है 4,75,000 रोजगार दिए। भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह से अपनी तारीफ करती है, लेकिन हकीकत जो आप देखिए सामने, तो महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और इसके साथ साथ अभी आपने कोरोना में देखा होगा, हज़ारों आदमी जो अस्पताल का मुंह के अंदर देख नहीं पाए, उसका मुंह नहीं देख पाए, अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाए और ऐसे मर गए। उनको ले जाके गंगा जी में फेंक दिया। जब गंगा की बाढ़ आई थी, सैकड़ों लाशें वहाँ मिली। और ऐसे कोरोना में लोग मरे हैं जिसको कि हम आप
देख लें तो दिल एकदम तड़प जाता है। और जो भी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल भर्ती करते थे 2-2 लाख रुपये लेके भर्ती करते थे, अगर 2 लाख रुपये नहीं देते तो भर्ती नहीं करते थे। अब 2 लाख रुपये गरीब इंसान कहाँ से ले आएगा। लेकिन कहने के और करने में बहुत अंतर होता है। इसको तो हकीकत से आप भी पत्रकार हैं, जानते होंगे, जनता भी जानती है, हम लोग भी जानते हैं। यही सब मुद्दा लेकर के हम लोग अगर 2022 में चुनाव में जाएंगे। 22 में किस तरह का चुनाव रहेगा, किस तरह की भारतीय जनता पार्टी और आप समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? ऐसा है कि इन्होंने जो इन्होंने बोया है वही इनको काटने को मिलेगा। और ये जनता खुद देख रही है, खुद समझ भी रही है कि जनता के साथ क्या तकलीफ है। हम अपने मुंह से हम तारीफ करेंगे, हमने बहुत काम किया प्रतापपुर में, लेकिन हम जानते हैं कुछ काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने गरीबों को राशन दिया, सबको राशन दिया, कोरोना काल में फ्री वैक्सीनेशन, सड़कों का जाल बिछाया है। आप इस पे क्या कहें? ऐसा है कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया था मानवर काशीराम का, तो उनके विचार ये थे कि हम भीख नहीं चाहिए, हमको गेहूँ चावल भीख मत दीजिए, हम काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, हमको नौकरी चाहिए। और यही कहते थे कि आप किसी से मांगिए मत, आप खुद बांटिए। और उसी विचार को लेकर चलते थे, जिससे प्रभावित होकर हम लोग बहुजन समाज पार्टी में जा कर के ज्वाइन किए थे। लेकिन उनके जाने के बाद माने बहन जी उसके बात को भूल गई। तो आज वो जो दे रहे हैं 5 किलो गेहूँ, तो उससे तो उनकी पूरा तो पेट भर नहीं रहा है, लेकिन घर में और बेकार घर में बैठे रहते हैं, उनके कोई मेहनत नहीं करते हैं। और हम ये चाहते हैं, हमारे मानवर काशीराम जी भी यही चाहते थे कि इन लोगों को नौकरी दी जाए, इनको अच्छी व्यवस्था दी जाए। जिस प्रकार से 2007 में सुश्री बहन मायावती जी ने 1,45,000 सफाई कर्मचारी के नाम पे उन्होंने नौकरी दिया, आज उनके घर का स्टेटस बदल गया है। बजाय कि 5 किलो गेहूँ देती, उसको नौकरी मिल गई, उनका घर के स्टेटस बदल गया, उनका माहौल बदल गया है। तो हम ये चाहते हैं कि उनका घर के स्टेटस बदले, उनको नौकरी मिले, उनको अच्छे काम करने को मिले, उनको मेहनत करने का मौका मिले। लेकिन ये गेहूँ बांटने से न देश की तरक्की होगी, न उस आदमी का विकास होगा जो आदमी इस गेहूँ को ले रहे हैं। तो आप फूलपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं? अभी इसमें कोई हम फैसला नहीं ले पाए हैं, और हमारी कोशिश यही थी कि हम प्रतापपुर से विधायक हैं, लेकिन अब हम जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी के विचार को और उस पार्टी के में जो जिस जगह मुनासिब समझेगी, जहाँ पर हमको टिकट देगी वहीं से टिकट लड़ेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता जो भी सभा में जा रहे हैं उनको समाजवादी पार्टी टिकट देने का आश्वासन दे रही है, इसमें कितनी सच्चाई? क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है समाजवादी पार्टी की तरफ से? हम लोग मिले थे उनसे, हम लोगों ने कहा कि आपके राज्यसभा में हम लोग वोट भी देंगे, लेकिन 1 पैसा नहीं लेंगे, न हम आपसे कोई शर्त के साथ आपके साथ आएंगे। आपके आज की डेट में आपके विचार अच्छे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और भाजपा से मुकाबला कर रहे हैं, तो हम लोग जो है किसी से मतलब कोई ऐसी पार्टी नहीं जिस पार्टी में हम लोगों ने जा कर के इस किस्म की कोई बात किया हो या कोई कंडीशनल बात किया हो। हमने कहीं से भी कोई कंडीशनल बात नहीं किया है। अब यह है कि अब जाएंगे तो अगर टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे। मुस्लिम वोटों को किस तरह से रोकेंगे? MIM आ चुकी उत्तर प्रदेश में, और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव होने का खतरा है। आप इस पे क्या कहें? ऐसा है कि अब मुसलमान बहुत समझदार हो गया है, उसने बिहार के चुनाव भी देखा है, बंगाल के भी चुनाव देखा है। तो बिहार चुनाव में और बंगाल चुनाव में बहुत फ़र्क आया है। यही यहाँ की जनता भी सोच रही है कि हमारे वोट MIM देने से कितना हम जीतेंगे, कितना हारेंगे, कितना हमारा नुकसान होगा, उसी के हिसाब से यहाँ के मुसलमान वोट। वो ऐसी कहते हैं कि हम सरकार तो नहीं बनाएंगे, लेकिन मुसलमानों की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां, चाहे सपा रही हो, बसपा रही हो, भाजपा रही हो, कांग्रेस रही हो, सच्चर कमेटी रघुनाथ मिश्रा की कमेटी हमने नहीं बनाई, रिपोर्टें इनकी हैं, कमेटी इन्होंने बनाई, लेकिन आज तक उन रिपोर्टों पे क्या काम हुआ है? हम खाली उनसे यही, वो तो बड़े नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, अपने को बताते हैं, लेकिन हम यही पूछना चाहते हैं कि आप ये सच्चर कमेटी है, ये केंद्र सरकार ने बनाया था, तो केंद्र सरकार तो पूरे हिंदुस्तान पे लागू होता है। आज वो जिस जगह के सांसद हैं तेलंगाना में, जहाँ से पार्टी उनकी बनी है, उस तेलंगाना में कितने आदमियों को उन्होंने सच्चर कमेटी लागू कराया उस सरकार, जबकि उस सरकार से मिल के चुनाव लड़ते हैं। वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद क्यों नहीं बनते हैं? वहाँ यहाँ तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, लेकिन अपने तेलंगाना में नहीं चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। वहाँ पे सच्चर कमेटी नहीं लागू करा रहे हैं। जब वहाँ पर नहीं लागू कर रहे, जहाँ पार्टी बनाई गई और जहाँ पे उन्होंने अपने को मतलब पूरा उस सरकार से मिलकर सरकार बनाए हैं, तो यहाँ पे तो अभी उनका कोई वजूद ही नहीं। यहाँ पे कैसे आप इस तरीके की बात कर रहे हैं कि हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा? चलिए, ये थे हमारे साथ में
हाजी मुस्तफा सिद्दीकी प्रतापपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक, इनकी एक बहुत ही अच्छी छवि रही है, लोकप्रिय नेता रहे हैं और इनका रिकॉर्ड इस बात को बयां करता है कि आंधियों में चिराग इनके जलते रहे, कैसे भी हवाएं चली है इन्होंने अपना झंडा गाड़ा है। और क्यों गाड़ा है, कहीं ना कहीं जनता इनको चाहती है, मानती है। और इस बार 2022 में क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से इनकी तैयारियां हैं, जिस तरह से इन्होंने बातें कही हैं, उन बातों में कितनी सच्चाई है, 2022 में जनता क्या निर्णय लेगी, क्या समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 2022 में सत्ता में आएगी। फिलहाल सत्य लाइव टीवी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप।